अभी 10 साल पहले तो 15 साल पहले तो बीजेपी नहीं थी ना, सरकार नहीं थी ना उसकी। ये कुछ लोग हैं जो थोड़ा ड्रामा भी ज़्यादा करते हैं। हम क्या आसमान से थोड़ी उतरे हैं, हाँ। मेरे कोई पर थोड़ी लगे हैं, हाँ। हम भी आम इंसान हैं। ये थोड़ा सा ऑफ रिकॉर्ड जा रहा है। आपको भू माफिया भी कहा जाता है। स्वागत है आप सभी का एक और नए एपिसोड में। आप देख रहे हैं द देसी टॉक। आज की हमारी स्पेशल मेहमान है जो 15 साल विधायक रही हैं, जिनको बिजली रानी भी कहा जाता है। स्वागत है आपका हमारे देवरिया के पहले टॉक शो में। शुक्रिया। का एक निकनेम पड़ा है बिजली रानी, इसके पीछे की क्या कहानी है, कुछ बताएंगे? असल में 2002 में जब हम इलेक्शन जीते तो उस समय 2003-04 में बहुत ही क्राइसिस था बिजली का, और बड़ी मुश्किल से लाइट आती थी, और अगर कुछ बिगड़ गया तो एक एक हफ्ते तक 10-10 दिन तक लाइट आ नहीं पाती थी गांव में, और कुछ घंटों के लिए ही होती थी बिजली। तो इस पे मैंने वर्क किया। उस समय समाजवादी पार्टी की सरकार थी और श्री मुलायम सिंह यादव जी चीफ मिनिस्टर थे। तो उनसे कह करके और बिजली मंत्री जी से कह करके हमने काफ़ी वर्क किया उसमें। तो बड़ी मुश्किलों से दिन में 10 से 5 और रात में 10 से 5 मैंने कराया। और उसके अलावा जब लेडीज़ जो मेरी बहनें हैं वो कहती थी कि आज मेरे बच्चे के बर्थडे है और मेरे एरिया में लाइट होनी चाहिए, तो ऐसा सिस्टम था कि कहने से वो लाइट उनके घर आती थी और जो बच्चे खुश होते थे जी। तो फिर वो धीरे धीरे ऐसा हुआ कि जब हम उधर रहते थे और लाइट आ गई तो लोग कहते थे कि अरे लगता है कि विधायक जी आ गई। हाँ। और इसी को धीरे धीरे ये नाम उन लोगों ने दिया जी, बिजली जी। रानी का, कि बिजली रानी आ गई। जी। तो मुझे मतलब मेरी ज़िंदगी का सबसे ये एक ऐसा लफ्ज़ है ये जो कि मुझे बहुत ज़्यादा सुकून देता है। मुझे लगता है कि कुछ हमने किया था उस वक्त, क्योंकि बहुत ही मुश्किल दौर था बिजली के मामले में। जी। तो इस वजह से आपका नाम बिजली रानी। जी जी, लोगों का प्यार है, हमदर्दी है। जी। तो आपने आपकी जो कॉलेज लाइफ थी वो कैसी रही? बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया। कॉलेज में जो फ्रेंड्स होते हैं जी। तो फ्रेंड्स तो अच्छे होते ही हैं, जी। और जब अच्छे फ्रेंड्स हों तो ज़िंदगी की आगे की जो लाइन है जी। वो बहुत अच्छी चुनी जा सकती है, जी। और अच्छा काम करने का उनके सलाह मशवरे से, उनके जो सपोर्ट होता है मॉरली मेंटली, जो भी सपोर्ट उनसे मिलता है फ्रेंड से, वो एक लाइन चुनने में बड़ी आसानी पैदा होती है और अच्छे रास्ते पर लोग जाते हैं, काम करते हैं। बहुत अच्छा लगा। तो फ्रेंड सर्कल आपका कैसा रहा है? मैंने और बताया बहुत अच्छा था। पॉलिटिकल कैरियर के बाद से कितने बदलाव आए दोस्ती में? कुछ फर्क पड़ा या वैसे के वैसे ही अभी भी हैं दोस्त? देखिए, एक महिला की लाइफ ऐसी होती है कि जब शादी हो जाती है तो वैसे ही फ्रेंड सर्किल में बहुत कमी आ जाती है, बहुत कम फ्रेंड्स रह पाती हैं क्योंकि वो ससुराल चली जाती हैं। जी। लेकिन फिर भी जो फ्रेंड्स रह जाते हैं वो दूर भी रहते हैं तो भी बहुत अच्छा सपोर्ट करते हैं, और जो लोग हैं वही हैं। और अब तो पॉलिटिकल जो लोग हैं, जो दोस्ती है, जो जान पहचान है, वो पॉलिटिकल ही है जी। ज़्यादातर। तो फैमिली बैकग्राउंड आपका कैसा रहा है? बहुत अच्छा फैमिली बैकग्राउंड, बहुत ही अच्छा था। हमारी लारी फैमिली में ज़मींदार थे और वेल एजुकेटेड सारे लोग थे फैमिली के, और बहुत अच्छा परिवार था, बहुत ही सपोर्टिंग, इज़्ज़त देने वाला, ये बहू बेटी में कोई फ़र्क ना समझने वाले लोग जी। थे। एक हमारा ये है कि हमारा सबसे ज़्यादा लोगों के पैसे पे नज़र रहता है, तो हमारा ये सवाल है कि आपकी नेटवर्थ कितनी है? मेरा नेटवर्थ, जी। मेरी जो विधानसभा के लोग हैं, जी। जो उनका प्यार, जो उनकी मोहब्बत, हमदर्दी, दुआएं, जी। यही मेरा नेटवर्थ है। नहीं तो ये तो पॉलिटिकल हो गया ना। नहीं, बिल्कुल यही सच बात हमें है। एक्चुअल में जानना है। मेरे पास एक छोटी सी कुटिया है, लोग आते हैं, बैठते हैं, पानी पीते हैं, घर में सबसे ज़्यादा सारी मान चीज़ें जान ऐसी। किसका होता है सबसे ज़्यादा? देखिए, हम हमारे ये घर थोड़ा में, सा मैम कॉम्प्लिकेटेड है, सोच समझ के हाँ, जवाब देना मेरे हो। घर में मेरे मायके पक्ष से पूछ रहे हैं ना आप? नहीं, घर में जो बेटी है हाँ, आपकी, बाप बेटी मैं बता इन रही लोगों में जो हूँ। भी हाँ हैं हाँ, सबसे ज़्यादा। हमारे घर में सबसे ज़्यादा मान जान हमारी बेटियों का होता है, जी। क्योंकि हम 5 बहनें हैं, जी। और बेटियों की पढ़ाई लिखाई
एकदम बेटों की तरह से ये किया गया, बल्कि बेटों से ज़्यादा बेटियों को सपोर्ट किया गया, उन पर ध्यान दिया गया, उनकी पढ़ाई पर ध्यान दिया गया। और कुछ भी जो बेटे को सिखाया जाता है, जैसे ड्राइविंग है और भी जो चीज़ें होती हैं पढ़ने के लिए, पूरी तरह से इनकरेज किया गया हमारे घर में, हमारे वालिदैन के ज़रिए। और बहुत अच्छा सपोर्ट, बेटियों को ज़्यादा मान सम्मान आज भी मिलता है। आप सबसे ज़्यादा घर में किसको मानती हैं? देखिए, हमारे घर में हमारे वालिदैन जो कि इतने अच्छे और सपोर्टिंग हैं, खुले जहन के जी और बच्चों की बातों को समझने वाले। जी और आज भी अगर हम किसी काम पे जाते हैं तो हम अपनी अम्मी को ज़रूर फ़ोन करते हैं और उनसे बताते हैं कि हम ये काम करने जा रहे हैं, तो वो कह देती हैं कि अल्लाह तुम्हें कामयाब करे। तो बिल्कुल मैं वाकई मुझे कामयाबी मिल जाती है। जी। घर में सबसे ज़्यादा खर्च कौन करता है? सभी, जिसके पास जो जैसा होता है वैसा। कोई तो एक होगा जो सबसे ज़्यादा करता होगा, उसका नाम नहीं लेना चाहती। सभी है, एक दूसरे को हाँ सपोर्ट से खर्च कर लेते हैं। हाँ, बचाया जा रहा है। अच्छा, ये बताइए कि कितने केसेस हैं आपके ऊपर? अभी एक रिसेंटली हमने सुना है आपके मेरे ऊपर। ऊपर कोई केस नहीं है, कोई एफआईआर नहीं। ऐसा हो ही नहीं सकता। कैसे, एक क्या तो होगा, कुछ ना कुछ तो होगा, क्या बताएं? कुछ तो होगा, वो तो आपको पता होगा ना। अभी रिसेंटली एक आपके ऊपर एक अच्छा, वो असल में कोई केस नहीं था, वो ख़त्म भी हो चुका है कोर्ट से, और कोर्ट ने बिल्कुल भी उसको, इस केस को ही कोर्ट ने अनुचित ठहराया है कि ये अनुचित किया गया और आगे भी इनके हक़ में न्यायोचित नहीं है। क्योंकि मैं कहना नहीं चाहती हैं, कुछ अपने साथ के लोग होते हैं, कुछ लोगों को आदमी अपना समझ लेता है। अब जैसे हमने एक लड़के को पाला पोसा, उसको बड़ा किया जी और सारी चीज़ें उसको प्रोवाइड करवाई, लेकिन उसके मन में जो लालच आ गया था और बहुत ज़्यादा वो गद्दारी उसने किया, तो उसको हटाया गया। जाहिर सी बात है, हटाया गया तो फिर उसी की कुछ कारस्तानी थी जो कि कोर्ट ने बिल्कुल ही उसको खारिज ही कर दिया, और उसमें कोई बात नहीं है। इलेक्शन में फंडिंग कहाँ से आती है? फंडिंग तो जनता, लोग, कहीं भी जाइए जहाँ ज़रूरत होती है लोग देते, बिल्कुल देते हैं, और कोई ऐसी कोई बहुत ज़्यादा ज़रूरत भी नहीं पड़ती है। जी और लोग काम को ही प्रायोरिटी देते हैं। और जो आपने बताया ना शुरू में बिजली रानी, तो उस पर इस कदर लोगों के अंदर है ये बात कि वो लोग लगातार सपोर्ट करते हैं, मदद करते हैं। पॉलिटिशियंस एक दूसरे को हेट क्यों करते हैं? हेट नहीं, ये छोटा शब्द है, जी ये अल्फाज ही नहीं लेना चाहिए। हेट नहीं, कंपटीशन। जी पॉलिटिशियंस एक दूसरे का कंपटीशन होता है, कंपटीशन करते हैं। और जो लोग हैं जिनको अपने ऊपर भरोसा नहीं होता है, जी कॉन्फिडेंस नहीं होता जिनको अपने ऊपर, वो लोग हेट कर सकते होंगे, लेकिन हम नहीं समझते कि ऐसा कुछ है। पॉलिटिशियन खुद ही काफ़ी कुछ होता है, तो वो हेट क्यों करेगा? जी नफ़रत की चीज़ें नहीं होती हैं, मेन चीज़ है कंपटीशन। गजालारी से जनप्रतिनिधि बनने का सफ़र कब शुरू हुआ था और पॉलिटिक्स ज्वाइन करने का क्या रीज़न रहा? कभी मैंने सोचा नहीं था कि पॉलिटिक्स में जाएंगे, क्योंकि मेरे शौहर मुराद लारी 96 में बीएसपी से एमएलए हुए थे सलेमपुर से, और चूंकि एक हादसा हुआ और उनकी डेथ हो गई, इंसेफ्लाइटिस हो गया था जिसकी वजह से, और फिर उपचुनाव तुरंत डेथ के बाद ही होना था। तो हमारे घर पे आई थी बीएसपी की लीडर मायावती जी, जी और उन्होंने कहा कि भाई आप लड़ो। तो क्योंकि फैमिली का सपोर्ट था, फैमिली ने भी कहा कि भाई मुराद साहब नहीं है तो उस जगह को आप ही ले सकती हैं और आप आइए, हम लोग आपको सपोर्ट करते हैं। तो पूरी फैमिली ने, लारी फैमिली ने मेरा सपोर्ट किया। उन्होंने कहा कि आप आएँ और इस जगह को संभालें। तो हुआ, ये सफ़र वहीं से शुरू हुआ। तो बीएसपी आपने क्यों छोड़ा? बीएसपी, अब आप क्या पॉलिटिकल क्वेश्चन करेंगे? नहीं, थोड़ा सा तो मसाला हमको चाहिए ना। बीएसपी का ये था कि कुछ ही दिन, 1-1.5 साल सरकार रही, जी और चूंकि हम लोग नए नए एमएलए चुनकर आए थे, और चूंकि एमएलए होने के बाद एक ऐसा ये प्लेटफॉर्म है जी कि जिसमें हम लोग रह कर के गरीबों की मदद कर सकते हैं, बहुत कुछ काम करने का, सोशल वर्क करने का मौका मिलता है। जी तो हम लोग को लग रहा था कि शायद ये ख़त्म हो जाएगा। तो जब सपा की सरकार बनी तो हम लोगों ने सपा को सपोर्ट किया, समाजवादी पार्टी को सपोर्ट किया,
और उस पार्टी में गए ताकि और आगे हमें काम करने का मौका मिले, और मौका मिला, बहुत कुछ करने का मौका मिला। अभी तक का सबसे मुश्किल वक्त क्या रहा है आपके लिए? मुश्किल वक्त तो वही था जो मेरे हादसा हुआ था, और उस मुश्किल वक्त से निकाला ऊपर वाले ने। जी। और उसके बाद जो फैमिली का सपोर्ट, बच्चों का सपोर्ट जो है, फिर कभी कोई मुश्किल वक्त आने नहीं दिया। जी। जी। तो पॉलिटिक्स के अलावा कोई और बिजनेस है आपका? कोई बिजनेस नहीं है। कोई एक बिजनेस? छोटा सा कॉलेज जी। खोला है वो जो कि टाइम ना देने की वजह से वो भी है, लेकिन ठीक है। हमने सुना है कि आप अपने बेटे के साथ साथ बेटी को भी इलेक्शन में लड़ने के लिए नॉमिनेट करने वाली हैं। नहीं, बच्चों की जहाँ तक बात है कि किसी बच्चे ने, बेटा या बेटी ने मुझसे नहीं कहा कि मुझे पॉलिटिक्स में आना है। जी। और अगर उनका शौक़ हुआ, वो आना भी चाहें अगर पॉलिटिक्स में, तो हम उन्हें रोकेंगे भी नहीं। जब इलेक्शन होता है तो उसी दौरान आते हैं कैंपेनिंग के लिए। अच्छा, बस कैंपेनिंग के लिए? हाँ, बेटियां भी आती हैं, बेटा भी आता है, मेरे वालिदैन भी आते हैं, बस कैंपेनिंग के लिए भाई बहन भी आते हैं। और फिर उसके बाद जब इलेक्शन हो जाता है तो वो लोग चले जाते हैं। वो अलग बात है कि इस बार 2 बार इलेक्शन हम हार गए, लेकिन उसके पहले हम 3 बार इलेक्शन जीते थे। 2002 फिर 17 तक रहे, तो उसमें 5 साल के बीच में किसी ने उनको क्षेत्र में देखा नहीं होगा। जी। बस सब लोग जानते हैं, और फिर वो इलेक्शन होगा, शुरू हो जाएगा जब कैंपेनिंग, तो वो लोग आ जाएंगे, फिर कैंपेनिंग करेंगे, फिर चले जाएंगे। तो इस तरीके से मैंने मेहनत तो करते देखा है, लेकिन मैंने कभी उन लोगों ने ये हमसे नहीं कहा कि हमें इलेक्शन में आना है, या हम भी लड़ेंगे, या हमें भी पॉलिटिक्स में ज्वाइन कराइए। ऐसा उन लोगों ने कभी डिमांड किया नहीं। क्या आपने अभी अपने विधायक दिनों में किसी मेमोरेबल मोमेंट्स को याद किया है, या कुछ ऐसा यादगार पल हो जो हमारे साथ शेयर करना चाहें? हमने 2004-05 में हमने चनकी घाट का पुल बनवाया था, छोटी गंडक नदी पर। उसके बाद फिर लोगों की डिमांड आई कि 2 पुल और बनवाने हैं आपको, संवरेजी और डोल छपरा का, वो भी छोटी गंडक नदी पे, क्योंकि हमारा क्षेत्र जो है छोटी गंडक नदी से पूरा घिरा हुआ है। तो फिर जबकि संवरेजी का किसी ने डिमांड नहीं किया था, ये मैंने खुद से महसूस करके, ज़रूरत महसूस कर, क्योंकि मैंने देखा था कि लोग डोंगी में बैठ करके क्रॉस करते थे नदी को, और बहुत मुश्किल, बच्चों की पढ़ाई के लिए बड़ी मुश्किल होती थी। तो फिर हमने उसको कराया, और माननीय मुख्यमंत्री जी मान गए, उन्होंने उसको पास कर दिया, मेहनत कामयाब हुई। तो मुझे उस वक्त बड़ी खुशी हुई थी कि मैं कुछ करा पाई, और लोग बहुत दुआ दिए, आशीर्वाद दिए, और बहुत बड़ी मुश्किल उस वक्त हल हुई थी। और सबसे अच्छा मुझे तब लगा था जब मेरा नाम हमारी बहनों ने, महिलाओं ने पहले लेना शुरू किया, बिजली रानी जी। वो मेरे लिए बहुत ही अच्छा दिन था, और आज भी मुझे सोच के बहुत अच्छा लगता है कि हमने कुछ किया जिससे कि लोगों ने मेरा ये नाम रखा। राजनीतिक सफलता के कितने फैक्टर्स होते हैं? देखिए, पब्लिक के सामने झूठ नहीं चलता है। जी। अगर आप कुछ कह रहे हैं पब्लिक से, तो आपको बहुत ही साफ और सच्चाई के साथ जी। किसी काम को आप कहिए। जी। उनको आप घुमा नहीं सकते। जैसे बहुत से नेता लोग क्या करते हैं, आज आए हैं, अच्छा कल आ जाइए, परसों आ जाइए। जी। नहीं, ये नहीं होना चाहिए। अगर आपसे काम नहीं हो सकता है तो आप पब्लिक को बता दें, आप उन्हें बता दें कि ये नहीं हो पा रहा है और इसमें ये मुश्किलात हैं। आप घुमाते हैं, अक्सर नेता लोग घुमाते हैं 10-10 दिन, 2-2 महीने, 6-6 महीने, ये नहीं होना चाहिए। ट्रांसपेरेंसी हर वक्त होनी चाहिए, और सच्चाई के साथ। जैसे कि कोई लोग झूठ बोल देते हैं कि सड़क मैंने बनवाई, लेकिन पब्लिक है भाई, वो सब जानते हैं कि किसने बनवाई, और बात छुपती थोड़ी है, जी। सामने आती है ना बात को। तो फिर आपकी क्या इमेज बनती है। तो सबसे बड़ी चीज़ ये है कि आप अपना इमेज पब्लिक के बीच में क्या छोड़ते हैं, आप कैसा काम किसके लिए कर रहे हैं, किसके दुख दर्द में आप शामिल हो रहे हैं, ये ज़्यादा ज़रूरी है। पॉलिटिशियंस को किस तरीके का लीडरशिप क्वालिटी दिखाना चाहिए? यही जो मैंने अभी आपसे कहा कि सच्चाई और ईमानदारी के साथ काम करें, और बिल्कुल भी अपने और अपने जिन्होंने आपको वोट किया है, आप अपने मन से तो कोई पॉलिटिशियन एमएलए नहीं होगा ना, क्योंकि जनता ने उन्हें वोट दिया, उनके नाम के आगे बटन दबाया है। तो हमारी सोच ये है कि जब जनता ने आपको चुना है जिसके लिए, तो आप हर वक्त कागज़ और कलम या टेलीफोन अपने हाथ में रखें,
और ये आपका फ़र्ज़ बनता है कि अगर कोई आपके पास आता है, आपसे कोई काम कहता है या उसकी कोई ज़रूरत है जो आपको मालूम है, तो आपका फ़र्ज़ बनता है कि उस काम को किया जाए, क्योंकि ये अधिकार, ये हक़, ये पावर पब्लिक की देन है। और वो पावर इसलिए उन्होंने दिया है कि आप उनके काम आ सकें, तो उनके काम आना चाहिए। आप क्या कर रहे हैं, क्या नहीं कर रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं, कहाँ घूम रहे हैं, इससे पब्लिक को कोई मतलब नहीं। उनको ये चाहिए कि आप उनके काम आए, उनके ज़रूरत पर आप खड़े हों, ये होना चाहिए। आपको दोबारा मौका मिला तो क्या क्या बदलाव लेके आएंगी? देखिए, मुझे मौका दोबारा इंशाल्लाह मिलेगा, तो उसमें सबसे ज़्यादा ज़रूरी मेरे लिए ये है, जो हम आज की डेट में देख रहे हैं कि 7 साल बीत गए मुझे हटे हुए क्षेत्र से, लेकिन इन 7 सालों में कहीं कोई ऐसा काम नहीं हुआ जो कि पब्लिक को फ़ायदेमंद साबित होता या उनके लिए कुछ नया होता। अगर हमें मौका मिलेगा तो सबसे ज़्यादा हम रखेंगे एजुकेशन पर ध्यान देंगे, जिसमें कि ज़्यादा से ज़्यादा हमारी बेटियां अच्छी पढ़ाई कर सकें और आसान पढ़ाई हो, अच्छी पढ़ाई हो, क्वालिटी हो पढ़ाई में, जिससे कि वो आगे जा कर के कुछ कर सकें। क्योंकि मेरी सोच है कि बेटियों को अपने पैरों पे ज़रूर खड़े होना चाहिए, और हॉस्पिटल जिसमें कि आसानी से किसी भी मर्ज़ का इलाज हो सके। आज हम देखते हैं यहाँ कि मेडिकल कॉलेज बना हुआ है देवरिया में, लेकिन वहाँ भी जब मरीज़ जाते हैं तो उनको गोरखपुर रेफ़र किया जाता है। क्यों किया जाता है? मेडिकल कॉलेज बनाने का फ़ायदा क्या? क्योंकि पहले भी ज़िला अस्पताल था तो यही होता था, आज भी यही हो रहा है, तो फ़ायदा क्या है? आज एक तस्वीर छपी थी, आप अखबार में देखे होंगे, कि ढेर सारे कुत्ते वहाँ हॉस्पिटल में थे। तो ये सब व्यवस्था नहीं होनी चाहिए। हम चाहते कि गांव में, इसके तहत मैंने 2 हॉस्पिटल भी बनवाए थे, एक खजूरी में और एक बरियारपुर में, कि लोगों को वहीं पर स्वास्थ्य की सुविधा मिले जहाँ वो रहते हैं। और अक्सर महिलाओं को दिक्कत पेश आती है जब बच्चा पैदा होने का वक्त होता है, और जब उन्हें कोई और दिक्कत आ जाती है तो उन्हें बाहर जाना पड़ता है। तो बाहर ना जा कर के अपने गांव में ही, अपनी जगह पर ही उन्हें ऐसी स्वास्थ्य की सुविधा मिले जिससे कि तत्काल उनकी बीमारी को ठीक किया जा सके, उन्हें आराम मिल सके। और पानी पीने का साफ़ पानी हो जिससे कि बीमारियां ना हो। अक्सर रिपोर्ट्स उधर आती थी कि देवरिया में, कुशीनगर, 8-10 ज़िले ऐसे हैं कि जहाँ पे कैंसर के मरीज़ ज़्यादा हैं, ख़ासतौर से देवरिया ज़िले में, कुशीनगर। तो पानी साफ़ होना चाहिए जिससे कि मर्ज़ आगे ना हो कोई। मैंने इधर इलेक्शन 2 साल हो गए, जब हम गांव में घूम रहे थे तो हमने देखा कि बहुत सारे लोग चारपाई पे पड़े हैं। क्या उम्र है भाई? तो अभी उम्र है 40 साल, 45 साल, 55 साल। क्या हुआ? तो देखती थी मैं उनके बदन पे गांठ पड़ी हुई है, उनके माथे पर या हाथ पर। तो मुझे लगता था कि ये काफ़ी गंभीर मामला होगा, काफ़ी गंभीर मर्ज़ होगा। तो ऐसे पानी पीने की व्यवस्था ऐसी होनी चाहिए जिससे कि ये मर्ज़ कम से कम पानी की वजह से ना हो, इसकी व्यवस्था करेंगे। और इलेक्ट्रिसिटी, जिससे कि लोगों को ज़िंदगी आराम से और आसानी के साथ गुजरे। भाई, बिजली ऐसी चीज़ है कि जिससे बहुत सारे काम हो रहे हैं, बच्चों की पढ़ाई लिखाई, कंप्यूटर, मोबाइल, तमाम चीज़ें हैं। तो उस पर भी उनको, उसके लिए उनको अच्छी सुविधा मुहैया कराए। और टेक्निकल कॉलेज हम चाहते हैं खुले, जिससे बच्चे जो देवरिया के बाहर जाते हैं पढ़ने के लिए, इवन गोरखपुर जाते हैं, लखनऊ जाते हैं, कानपुर, इसके अलावा बेंगलोर और तमाम देश के कोने में जाते हैं पढ़ने के लिए, तो उन्हें ये पढ़ाई की सुविधा यहीं पर मिले, देवरिया में ही, जिससे वो बाहर ना जाएं, ताकि माँ बाप पर, फैमिली पर आर्थिक बोझ ज़्यादा ना पड़े। बड़ी पार्टीज़ और छोटी पार्टीज़ में संचार का कितना महत्व है? बड़ी पार्टी, छोटी पार्टी क्या है, सबके अपने काम के ऊपर है। अगर काम अच्छा किया तो जाहिर सी बात है कि पब्लिक आपको चुनेगी, और जब पब्लिक चुनेगी तो आप खुद ही बड़ी पार्टी हो जाएंगे। अभी 10 साल पहले तो, 15 साल पहले तो बीजेपी नहीं थी ना, सरकार नहीं थी ना उसकी, लेकिन लोगों को लगा कि हाँ, ये अच्छी सरकार साबित हो सकती है, तो लोगों ने उनको चुना, वो आए। लेकिन वो क्या साबित कर रहे हैं पब्लिक भी जानती है। ये थोड़ा सा ऑफ रिकॉर्ड जा रहा है। पॉलिटिकल कम्युनिकेशन में ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए। बिल्कुल होना चाहिए। आप जो कर रहे हैं, क्योंकि जब आप पॉलिटिक्स में आ गए तो आप पब्लिक फिगर हैं, आपकी कोई प्राइवेट कंपनी या कुछ ऐसा नहीं है। तो आप जो भी कर रहे हैं पब्लिक को पता है, आप झूठ नहीं बोल सकते। उनके सामने आप रहें और सच्चाई के साथ रहें, ईमानदारी के साथ रहें। अगर किसी को तकलीफ़ पहुंचती हो तो आपको जो है उनकी तकलीफ़ में खड़े होना होगा,
तबीयत अगर ख़राब है तो उनके लिए भी आपको उनके इलाज की व्यवस्था भी करनी होगी, तो इतना तो करना ही पड़ेगा पब्लिक के लिए। क्या आपको लगता है रीजनल लैंग्वेज का पॉलिटिक्स में कुछ ज़्यादा ही यूज़ होता है? क्यों, देखिए एक चीज़ है कि किसी प्रांत में जा कर के और वहाँ की भाषा का 1-2 लाइन बोल देने से हम वहाँ के भाषाई मतलब उनकी तरह से भाषा वाले नहीं हो जाएंगे, या उस प्रांत के हम बाशिंदा नहीं हो जाएंगे। हम जहाँ हैं हमें वहाँ की भाषा बोलनी चाहिए और बताना भी चाहिए कि हम यहाँ के हैं। हम 2 लाइन बोल के ये थोड़ी साबित कर सकते हैं कि हम आपके हैं। हाँ, वो तो आपका शौक है, लिख कर लोग ले जाते हैं, भाषण याद करेंगे या एक लफ्ज़ बोल देंगे तो लोगों को लगता है कि अरे इनको ये भी आता है। शायद इसलिए नेता लोग इस तरह का प्रयोग करते हैं, लेकिन इससे ये नहीं साबित होगा कि आप वहीं के हैं। आप जहाँ के हैं वहाँ के हैं, दुनिया जानती है। ये कुछ लोग हैं जो थोड़ा ड्रामा भी ज़्यादा करते हैं वेशभूषा और भाषा के साथ। अपने क्षेत्र में विकास के लिए आपने क्या क्या योगदान दिया है? देखिए 15 साल के विधायक रही मैं, तो 8 बड़े पक्के पुल हमने बनवाए दोनों क्षेत्र में, क्योंकि एक क्षेत्र सलेमपुर हमारा रिजर्व हो गया 2 बार इलेक्शन जीतने के बाद। तीसरी नई सीट आई रामपुर कारखाना, तो वहाँ से मुझे मेरे नेता ने, राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी ने टिकट दिया मुझे 2012 में, तो वहाँ से इलेक्शन हम लोग जीते। तो यहाँ पर भी हमने पक्का पुल का निर्माण कार्य करवाया, तकरीबन 5 पक्के, तो कुल मिला के 15 साल में 8 मैंने पुल बनवाए हैं। और एक बहुत बड़ा गांव था, ग्राम सभा थी, 32 टोले की ग्राम सभा थी बरियारपुर, उसको बड़ी मुश्किलों से बड़े संघर्ष करके हमने टाउन एरिया घोषित कराया। और उसके अलावा देवरिया ज़िला कह लीजिए, देवरिया ज़िला में विद्युत सब स्टेशन बड़ा और छोटा 2 था। तीसरा मैंने बनवाया पुरना छापर में, जिससे कि पूरे ज़िले में बिजली की समस्या में कमी आई। और तकरीबन 30 करोड़ का प्रोजेक्ट था वो, और उसको समाजवादी पार्टी की सरकार में ही माननीय मुख्यमंत्री श्री अखिलेश यादव जी ने ही हमारे कहने पे कराया उसको। और उसके अलावा 2 हॉस्पिटल भी मैंने बनवाए इधर, और भी तमाम ऐसे बड़े छोटे काम किए जो मुझे इस वक्त याद नहीं है, लेकिन काफ़ी कुछ काम किया है। बिजली के लिए मैंने बहुत काम किया, बिजली फंड बहुत लाए। सबसे पहले साल में 2012 की बात कर रहे हैं, पहले ही साल में कम से कम 40 करोड़ रोड के लिए पैसे मैंने पास कराए। और वो रोड काफ़ी लंबे लंबे रोड बनी, और उसके आगे भी तमाम पुलिया है, तमाम काम किए गए। देवरिया को एक सेंटेंस में एक्सप्लेन कीजिए। देवरिया एक बहुत ही अच्छा ज़िला है, पूरा देवरिया। यहाँ की भाषा, लोगों के अंदर जो मोहब्बत है, जो अपनाइयत है, आप शायद नहीं जानते होंगे या जानते होंगे, गांव के रहने वाले होंगे तो। क्योंकि गांव में अगर किसी के यहाँ कोई भी मुसीबत पड़ी, कोई हादसा हुआ, कोई मर गया या कुछ भी, पूरा गांव एक साथ आकर के खड़ा हो जाता है सपोर्ट में। और अगर खुशी है, शादी है, तो ऐलान होता है, कार्ड नहीं बंटते हैं, सारे लोग उस शादी में, उस खुशी में शिरकत करते हैं जी। और देवरिया जो है एक हमदर्द जगह है, हमदर्दी यहाँ के लोगों के अंदर बहुत ज़्यादा है, सरलता कह लीजिए, जिससे कि लोग सपोर्ट करते हैं एक दूसरे को बहुत ज़्यादा। हमने एक आपका ट्रेन का कोई वाक्य था, वो ज़रा बताएंगे क्या? शायद स्टार्टिंग की बात है ये, जब आप अभी नई शायद विधायक बनी होंगी, तब का एक कोई वाक्य है कि ट्रेन में कोई सफ़र कर रही थी, ऐसा कुछ नहीं, वो इस तरह से तो बहुत सारे नहीं, वो टीटी वाला किस्सा हमको सुना, टीटी वाला। हाँ, बहुत सारे इस तरह के इवेंट्स आए। एक टीटी वाला तो, हाँ, वो टिकट लेके हम लोग बैठे थे, तो टीटी आए, उन्होंने हमारे गनर से कहा कि भाई टिकट दिखा दें, तो उन्होंने दिखाया, तो मतलब कि विधायक जी कहाँ, तो बोले यहाँ बैठी हैं। तो उन्होंने मुझे इग्नोर कर दिया, इधर उधर देख के बोले कि कहाँ विधायक जी, बताइए। अरे भाई ये बैठी हैं, दीवान जी बोले। तो बोले कि अच्छा ठीक है, कार्ड दिखाइए। तो दीवान जी बोले कि क्या बात कर रहे हो भाई, विधायक यहाँ बैठी हैं, इनके नाम का टिकट है, अब किस बात की कार्ड? तो नहीं, मुझे आप विधायकी वाला कार्ड दिखाओ। तो चूंकि इत्तेफाक से, हालांकि लेके चलते नहीं थे, लेकिन इत्तेफाक से उस दिन था, तो मैंने दे दिया कि भाई दिखा दें आप, क्यों बहस कर रहे हैं, दिखा दें। उन्होंने देखा कार्ड, उसके बाद भी उन्हें यकीन नहीं हुआ, वो बहुत गुस्से मुंह बना के चले गए टीटी साहब। बाद में भले कुछ दिन और सफ़र किए हम लोग, तो उन्हें पता लगा। वैसे एक बात और बता दें, मुझे याद आ रहा है इस बात पे
कि हम लोग करीबन 2004 की बात है, 3 या 4 की बात है। एक अधिकारी के, बड़े अधिकारी के हम लोग पहुँचे, एक किसी का काम था। तो पर्ची जब अंदर चली गई तो उन्होंने पर्चा पढ़ा और बोले कि इशारा किए अपने पीए को कि बुला दो। तो उन्होंने हमें बुला दिया, हम लोग अंदर आके चेयर पे बैठ गए। फिर वो थोड़ी देर बैठे रहे, कुछ काम किए, फिर हम लोग खामोशी से हम बैठे हुए थे कि भाई मुखातिब हूँ तो बताएं इन्हें अपना क्या काम है। तो उन्होंने कहा कि अरे भाई विधायक जी को बुलाओ, कब से मैं कह रहा हूँ। तो बोले कि सर आ गई हैं। तो कहाँ है, मुझे देख ही नहीं रहे, कह रहे कहाँ हैं। तो हमने कहा सर हम ही हैं। बोले अच्छा आप हैं, अच्छा ठीक है। तो ये भी एक इस तरह के बहुत सारे हादसे हुए उस समय, लेकिन धीरे धीरे जब लोग समझ गए। तो एक मैम एक ये होता है ना कि जो विधायक बनने के बाद, जैसे हम लोग फिल्मों में देखा है कि विधायक एक जो भौकाल बनता है, क्या उस टाइप का भी कुछ होता है क्या हकीकत में भी? कोई भौकाल नहीं, कुछ नहीं। जो भौकाल बनाते हैं वो उन्हें अपने ऊपर भरोसा नहीं होता होगा, या अपने साथ में रहे पब्लिक पे भरोसा नहीं होता होगा। हम लोग का कोई ऐसा कोई भौकाल नहीं। बस भाई हम भौकाल क्यों बनाए, हम भी तो उसी में से हैं ना। वो तो आप लोगों ने ही हमें चुना, उन्हीं लोगों के बीच में से हम भी हैं, हम भी आए हैं। हम क्या आसमान से थोड़ी उतरे हैं, मेरे कोई पर थोड़ी लगे हैं। हम भी आम इंसान हैं, आम आदमी की तरह से रहें। हाँ, आपको पावर मिला, पब्लिक से ही मिला। पावर मिला तो उसका पावर का इस्तेमाल हम अपने लोगों के लिए करते हैं। तो यही होना चाहिए, क्यों हम भौकाल बनाने जाए जी। नहीं, जैसे अभी हम हमारे यूपी में सबसे ज्यादा ये चलता है कि हमारे चाचा विधायक हैं, तो ऐसे घर में कोई बोलता होता है? कौन कह सकता है, सभी लोग, सबको मालूम है, कौन क्या कहेगा। कहीं परिचय देना हो तो लोग देते ही अपने लोगों का परिचय। वो तो है। नहीं तो हमें थोड़ा सा इसमें मसाला चाहिए होगा। कैसे बताऊं? कुछ है ऐसा घर में कोई भी नाम का एक इस्तेमाल किया हो कभी? जैसे कानपुर में हमारी फैमिली कानपुर रहती है, हमारे वालिदैन भी कानपुर रहते हैं, भाई बहन। तो जो मेरे रियल ब्रदर हैं वो तो शायद मेरा नाम लेके कहीं कोई काम नहीं करते होंगे, लेकिन हम पूरे कानपुर की बहन थे। हाँ, कि हमारी बहन एमएलए है, हमारी बहन मंत्री हैं। कोई एक ऐसी अफवाह आपके बारे में जिसको सुन के आपको बहुत तकलीफ होता है कि नहीं ये गलत है, इसको मुझे क्लियर करना चाहिए? ऐसा तो कुछ नहीं है। कुछ तो होगा, कुछ। हाँ, एक होता है कि आपके सामने तो कोई नहीं बोलेगा, बट कभी कभी क्यों नहीं बोल सकते हैं भाई, हम लोग भी साधारण लोग हैं, बोल सकते हैं, लेकिन ऐसा कोई आया नहीं सामने। आपके बारे में एक अफवाह है कि आपको भूमाफिया भी कहा जाता है। भूमाफिया? जी। भूमाफिया बहुत छोटा शब्द है जी। हम उनके लिए बहुत परेशानी का सबब बनते होंगे जो जुल्म करते होंगे जी। और जो ख़ास तौर से जो महिलाओं पे जुल्म करते थे, और जो कमज़ोरों पर जो लोग जुल्म करते थे, थानों में जाने पर उनकी सुनवाई नहीं होती थी। तो वो लोग कह सकते होंगे कि ये माफिया खड़ी हैं। और तो कोई ऐसी बात तो नहीं हुई, लेकिन इसके लिए हम मुश्किल तो खड़ी कर सकते थे जो दूसरों को परेशान करे, उनके ऊपर अत्याचार करे, और जो माँ की जो इज्जत नहीं करते हैं उनके लिए भी मैं परेशानी महसूस करते होंगे मेरी वजह से। तो मतलब अगर हम देखा जाए तो एक गजाला लारी क्या सॉफ्ट पर्सन है या टफ पर्सन है, एक तरीके से अगर देखा जाए तो? नारियल देखे है ना जी। ऊपर से सख्त, अंदर से नरम। जी। लेकिन सख्ती कहाँ है? सख्ती वहाँ है जहाँ गलत हो रहा है। जी। वरना सख्त होने की ज़रूरत ही नहीं है आपको। जी। कहीं गलत हो रहा हो, लोग आएँ कहें कि हमारा ये सुनवाई नहीं हो रही तहसील में, हमें ये सुनवाई नहीं हो रही है थाने पर, हमारी सुनवाई नहीं हो रही है डॉक्टर्स के यहाँ, डॉक्टर मुझे सही से देख नहीं रहे हैं, तो वहाँ पर तो जब तक सख्ती से काम ना लें तो कैसे उनका भला होगा? भाई जिसके लिए हम हैं, जिसके लिए हमें जनता ने चुनकर भेजा है, अगर उनके लिए काम में कहीं मुश्किल आ रही हो तो सख्त तो होना पड़ेगा ना। जी। और बहुत ही ऊपर वाले का करम रहा, बहुत अल्लाह का करम था कि मुझे कहीं सख्ती दिखानी नहीं पड़ी। हम तमाम सुनते थे कि विधायक जी हैं, गाली देते हैं अधिकारियों को, विधायक जी ने थप्पड़ लगाया, विधायक जी ने ये डांटा वो डांटा, लेकिन कहीं ऐसी ज़रूरत पड़ी नहीं। और बहुत आसानी के साथ जिन भी अधिकारी से हम लोगों ने बात कही, किसी की मुसीबत को या कोई परेशानी को बताया, तो उन्होंने बहुत अच्छे तरीके से उसका हल भी किया।
उन अधिकारियों ने, चाहे जो भी थाना हो, तहसील हो, डीएम हो, एसपी हो। तो ऐसी कोई ज़रूरत पड़ी भी नहीं। हमारा एक रिवाज है शेर व शायरी या कुछ 2 लाइनें हम आपसे सुनना चाहेंगे। अगर पसंदीदा हो जो आपको याद हो वो सुना दे तो मज़ा ही आ जाएगा। शेर व शायरी का शौक़ तो है, लेकिन खाली सुनने का। जी, नहीं तो हमें 2 लाइनें अगर कुछ हो तो सुना दीजिए। क्यों कैमरामैन, ठीक है? हम किसी से खुशियाँ मांगे ये हमें मंजूर नहीं। वाह वाह। हम किसी से खुशियाँ मांगे ये हमें मंजूर नहीं, मांगी हुई खुशियों से किसका भला होता है। वाह, बहुत गहरी बात जो है। तकदीर में लिखा होता है वो ज़रूर अदा होता है। वाह वाह, बहुत गजब की लाइन, तालियां। हमारे लोगों के लिए कोई मैसेज है आपके लिए? मैसेज क्या है, अपनी एक सोच है, एक कोशिश है, और आगे मौका मिला तो कोशिश भी करेंगे कि आगे जो बच्चे जो पढ़ के जो आगे आएँ उनके हाथ में एक ही बहुत ही अच्छा, मतलब एक ग्रीन और क्लीन प्रदेश उनके हाथ में जाए। जैसा मैंने अभी बताया थोड़ी देर पहले कि भाई आने वाला टाइम उन्हीं का है, भविष्य उन्हीं का है, और हमें तो जो करना था हमने किया है, जो कर सकते हैं करेंगे ही। लेकिन कोशिश ये रहेगी कि जो भी हम छोड़ें इस धरती को, इस प्रदेश को, एक अच्छे हाथों में छोड़ें जो कि अच्छी तरह से आगे जनरेट कर सकें, और बहुत ही अच्छा हरा भरा उनके हाथ में जाए, ये प्रदेश जाए, ग्रीन और क्लीन प्रदेश उनके हाथ में जाए। ये हमारी सोच है, ये हमारी कोशिश भी है। तो अभी आज के लिए हमारा इतना है, और नेक्स्ट एपिसोड में इंशाल्लाह हम लोग और इसको और लंबा खींचेंगे और थोड़ा पॉलिटिकली जाएंगे, थोड़ा गहराइयों में जाएंगे। बट अभी के लिए हमारी मैम ने इतना टाइम दिया है, तो मैम इस कैमरे में देख के आपको जो है हमारे शो के बारे में बोलना है। ज़ीशान जी ने हमें यहाँ बुलाकर और जिस तरीके से रूबरू कराया अपने सवालों से, और जो हमने जवाब दिए हैं उसको आप रूबरू कराएंगे लोगों से, तो आपने हमें यहाँ बुलाया, इसके लिए हम आपका बहुत शुक्रिया अदा करेंगे। और द टॉक शो है ये पहला, शायद देवरिया का ये पहला है, क्योंकि इसके पहले मुझे किसी ने बुलाया नहीं। तो मुझे लगता है कि बहुत ही अच्छा ये जाएगा आगे, और इंशाल्लाह मेरी दुआ है कि और अच्छा आगे जाए। और जितने भी लोग हैं जो कि देवरिया की कमान को अपने हाथ में लिए हुए हैं, तो जो उनके विचार हैं, जो ख़यालात हैं, जो उनके आगे की सोच है, वो भी लोगों तक जाएगी। और जो लोग काम कर चुके हैं जी उनके भी ख़यालात, उनके काम लोगों तक जाए। और मेरी दुआ है कि आप दिन ब दिन ज़ीशान भाई तरक्की करें और अच्छे लोगों को इसी तरह से जनता से रूबरू कराते रहेंगे इंशाल्लाह। उम्मीद है कि वीडियो पसंद आई होगी। कोई भी सजेशन हो प्लीज़ कमेंट करके बताएं, हम उसको सुधार करेंगे और उस वीडियो को अच्छी बनाने की कोशिश करेंगे। अगर ये वीडियो आप फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे फेसबुक पेज को लाइक करें, और यूट्यूब पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, और हमारे इंस्टाग्राम पेज को फॉलो करना ना भूलें। आज के लिए बस इतना ही दोस्तों, मिलते हैं अगले एपिसोड में।